दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों अपनी सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो 11वीं क्लास है उसका चैप्टर चल रहा था अपना वर्क, एनर्जी एंड पावर, जिसमें वर्क को अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज अपन नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जी की, ऊर्जा की। एनर्जी सेकंड इसका पोर्शन है, एनर्जी, ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, क्या ऊर्जा होती है, क्या उसकी डेफिनेशन है, गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कार्य ऊर्जा प्रमेय निकल के आएगी, जिस पे अपन बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता। अपन ये पढ़ते हैं कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता क्या है, ऊर्जा है। अब कार्य करने की क्षमता जो है तो वो कौन सी क्षमता है, तो अपने अंदर आंतरिक क्षमता अपन कह सकते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कार्य करने की आंतरिक क्षमता। कार्य करने की आंतरिक क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। आंतरिक क्षमता को अपन क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। दूसरी बात, जैसे मान लो अपन कहते हैं कि तेरे पास में ऊर्जा है क्या, ठीक है, तो अपन ये मान सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि किसी वस्तु के पास में ऊर्जा है तो इसका अर्थ यह है कि वह वस्तु कार्य कर सकती है, ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे, जब हम कहते हैं कि किसी वस्तु के पास ऊर्जा है, किसी वस्तु के पास ऊर्जा है, तो इसका अर्थ यह है कि वस्तु कार्य, यानी वह कार्य कर सकती है, कि वह वस्तु कार्य कर सकती है। जब हम कहते हैं कि किसी वस्तु के पास ऊर्जा है तो इसका अर्थ यह है कि वह वस्तु कार्य कर सकती है। ऊर्जा के रूप कौन कौन से रूप हो सकते हैं ऊर्जा के, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, अपन किसी कार्य को कर रहे हैं तो यांत्रिक ऊर्जा भी एक ऊर्जा का प्रकार है, यांत्रिक ऊर्जा। और कौन सी ऊर्जा हो सकती है, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि, मैं बोल रहा हूं ध्वनि, परमाणु आपस में जुड़े होते हैं तो परमाणविक, ठीक है, आणविक, नाभिकीय। नाभिकीय में दो प्रकार की, एक तो नाभिकीय विखंडन और एक नाभिकीय संलयन, ठीक है। ये बहुत प्रकार की क्या हो सकती है, ऊर्जा के प्रकार है। दूसरा, ऊर्जा के इन विभिन्न रूपों को एक रूप से दूसरे रूप में अपन क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखें, ऊर्जा के उपरोक्त, ये वाले, उपरोक्त का मतलब ये वाले उपरोक्त रूपों को एक से दूसरे में रूपांतरित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात बताई, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। आइंस्टीन ने क्या कहा कि जरूरत यदि अपन को पड़ेगी, वैसे अपन पढ़ चुके हैं इसको, एनर्जी विल बी ट्रांसफर्ड इनटू मास एंड मास विल बी ट्रांसफर्ड इनटू एनर्जी। आइंस्टीन ने कहा था, जिसे अपन आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। और इसमें खास बात क्या है कि पूरा का पूरा द्रव्यमान है वो ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। बाकी किसी भी प्रोसेस में पूरा का पूरा द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध ये कहता है कि जब अपन को जरूरत पड़ेगी तो ऊर्जा को अपन द्रव्यमान में, और द्रव्यमान को अपन ऊर्जा में क्या कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध भी कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता, इसे द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध भी कहते हैं।
और इसके अनुसार क्या हो गया कि द्रव्यमान तथा ऊर्जा आपस में क्या है, अंतर परिवर्तनीय। द्रव्यमान तथा ऊर्जा आपस में अंतर परिवर्तनीय अंतर परिवर्तनीय। ठीक है, यदि अपन मान रहे कौन से फॉर्मूले से, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर से। अपन जहां C क्या है, m द्रव्यमान, m क्या है, कण का द्रव्यमान, और C प्रकाश का वेग, जो आप जानते हो 3 × 10⁸। नेक्स्ट बात क्या है, ऊर्जा एक अदिश राशि है, ऊर्जा की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ऊर्जा क्या एक अदिश राशि है। विमा, जो कार्य की विमा होगी वही ऊर्जा की विमा होगी, तो विमा होगी m1L² T-2, ये ऊर्जा की विमा होगी। ऐसा इकाई अपन बात करें, ऐसा इकाई, तो ऐसा इकाई क्या होगी दोस्तों, जूल। ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या होगी, जूल। CGS क्या होगी, CGS होगी अर्ग। अपने कार्य में बहुत सारे जो कार्य की जो मात्रक हैं वही ऊर्जा के, लेकिन एक आपको याद रखना है kWh, ये ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है। ये अपने पहले पेपर में आ सकता है, जो अपना सिंपल जीके का जो पेपर है उसमें पूछ सकता है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है। और 1 किलोवाट घंटा 1 kWh इक्वल्स टू कितना होगा, 3.6, या जैसे अपन करें इसको कैलकुलेट 1 × 10⁻³ इंटू W इंटू सेकेंड में बदलें तो 3600 सेकेंड। ठीक है, और ये क्या हो गया 36 × 10⁵ या 3.6 × 10⁶ जूल। कितना हो गया, 3.6 × 10⁶ जूल या 36 × 10⁵ जूल, एक ही बात। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19, ये तो हो गया 1e का मान, और 1 तो ये क्या हो गया जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू कितना हो गया, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। और नेक्स्ट 1 कैलोरी, इंपॉर्टेंट है, 1 कैलोरी, ठीक है, बराबर कितनी, 4.2 जूल, 4.2 जूल। एक यहां से मैं आपको बता देता हूं कि जो अपन खाते हैं पीते हैं वो उसका मेजरमेंट किस में किया जाता है, कैलोरी में मेजर किया जाता है। एक आप देखो तो गांव के आदमी को पूरा दिन व्यतीत करने के लिए, गांव का आदमी यानी मैंस इन विलेज, कितनी पूरे दिन के लिए उसको काम करने के लिए 2400 कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जबकि शहरी आदमी के लिए, शहरी आदमी की अपन बात करें तो उसको पूरे दिन भर काम करने के लिए केवल और केवल 2200 कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि गांव का आदमी हार्ड काम करता है, खेतों में काम करता है, जबकि शहरी आदमी इतना हार्ड काम नहीं कर पाता है, तो वो 2200 कैलोरी से अपना पूरा दिन चला लेता है। ठीक है, अपन बात करें कि मैक्सिमम जब अपन बात करते हैं तो अपने यांत्रिक ऊर्जा अपने है, तो यांत्रिक ऊर्जा में 2 प्रकार की ऊर्जा होती है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा, जैसे यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा अपन ये कह सकते हैं कि 2 प्रकार की ऊर्जा, या अपन ये कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी प्लस स्थितिज ऊर्जा, प्लस स्थितिज ऊर्जा, यानी पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होती है। और या अपन ये कह सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, कण की गतिज ऊर्जा प्लस उसी कण की स्थितिज ऊर्जा का योग जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा होता है। बहुत सारे बच्चे इन दोनों ऊर्जाओं को क्या मान लेते हैं, कुल ऊर्जा मान लेते हैं, जबकि कुल ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा भी, काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, और किसी प्रकार की एनर्जी हो, लाइट एनर्जी आ गई, साउंड एनर्जी आ गई, एंड सो ऑन। तो कुल ऊर्जा में बहुत प्रकार की एनर्जी आती है, जबकि यांत्रिक ऊर्जा, हमेशा याद रखना, यांत्रिक ऊर्जा इज द सम ऑफ ओनली E इक्वल्स टू सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। 2 प्रकार की ऊर्जाओं का क्या है, सम है, उसे अपन क्या कहेंगे दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। तो देखिए, ऊर्जा कार्य करने की आंतरिक क्षमता है। जब कोई वस्तु को कार्य करती है तो अपन कहते हैं कि भाई तेरे पास में ऊर्जा है। तो यदि किसी वस्तु के पास ऊर्जा है तो उसका अर्थ क्या है कि आप काम कर सकते हो।
ऊर्जा के प्रकार, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ये सिंपल बातें होगी। ऊर्जा को, इन ऊर्जाओं को एक रूप से दूसरे रूप में अपन रूपांतरित कर सकते हैं। जरूरत पड़े तो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है, द्रव्यमान समतुल्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। द्रव्यमान तथा आपस एनर्जी आपस में इंटरचेंजेबल है। E = mc², m कण का द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग है और c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, इसको अपन पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, मात्रक ये होता है, विमा ये होती है। KWH किसका मात्रक है भाई? ऊर्जा का मात्रक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अपने घर की जो एक यूनिट होती है, घर की यूनिट जो घर का बिल आता है, वो उसी कारण इसको क्या बोलते हैं? व्यापारिक मात्रक बोलते हैं। इससे मतलब सरकार है वो क्या कर रही है? बिजनेस कर रही है, इसलिए इसको व्यापारिक मात्रक बोला जाता है। और इसका मान कितना? 36 × 10⁵ ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि KWH किसका मात्रक है। बहुत सारे बच्चे इसको शक्ति का मात्रक करते हैं, जबकि दिस इज द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। ये किसका है? ऊर्जा का मात्रक है। 1 कैलोरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतना होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 या 4.18 जूल कैलोरी होता है। गांव के आदमी को पूरे दिन भर बसर करने के लिए 2400 कैलोरी की और शहरी आदमी को 2200 कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब अपन की यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो अब अपन बात करते हैं कि भाई गतिज ऊर्जा क्या है। देखिए समझ में आ रही होंगी बातें। ये 11वीं क्लास का अपना 6ठा चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर चल रहा है। एक क्लास इसकी हो गई इस चैप्टर की, बाकी दूसरी होनी चल रही है। देखिए दोस्तों, अब बात अपन कर रहे हैं गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण, उसकी गति के कारण जो ऊर्जा निहित होती है उसे अपन क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो अपन कह सकते हैं वस्तु की गति के द्वारा इसके कार्य करने की आंतरिक क्षमता, कार्य करने की आंतरिक क्षमता को गतिज ऊर्जा कहते हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। या किसी गतिमान वस्तु है उसको रोकना है विरामावस्था से, किसी गतिमान वस्तु को रोकने में या विरामावस्था से वस्तु को वर्तमान वेग प्रदान करने के लिए किए गए कार्य की मात्रा द्वारा वस्तु की गतिज ऊर्जा की गणना की जाती है। तो यहाँ से दूसरी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्या है? कि किसी गतिमान वस्तु को रोकने तथा या लगा सकते हैं अपन, किसी गतिमान वस्तु को रोकने में या विरामावस्था से वस्तु को गति प्रदान करने में, वस्तु को वर्तमान गति या वर्तमान वेग प्रदान करने में किए गए कार्य की मात्रा द्वारा वस्तु की गतिज ऊर्जा की गणना की जाती है। वस्तु की गतिज ऊर्जा की गणना की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? यदि m द्रव्यमान का कोई कण है जो बहुत कम वेग v से गतिशील है,
तब गतिज ऊर्जा को निम्न संबंध द्वारा निरूपित किया जाता है। m द्रव्यमान का कोई कण है, v वेग से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसकी गतिज ऊर्जा को अपन k का मतलब काइनेटिक, e का मतलब एनर्जी, किससे डिनोट करते हैं, 1/2 mv² से निरूपित किया जाता है। ये उस कण की क्या है दोस्तों, गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड निकल के आ रहा है, क्या, कार्य ऊर्जा प्रमेय या कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय। इसे अपन क्या कहेंगे, कार्य ऊर्जा प्रमेय या कार्य गतिज ऊर्जा, वर्क एनर्जी थ्योरम। कार्य ऊर्जा प्रमेय बोल दो चाहे कार्य गतिज ऊर्जा प्रमेय बोल दो, बात एक ही है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है इसकी, या कथन इसको अपन बोल सकते हैं, किसी कण या वस्तु पर कार्यरत, किसी कण या वस्तु पर कार्यरत सभी बलों, बल इसमें दोस्तों संरक्षी भी हो सकते हैं, असंरक्षी भी हो सकते हैं, या बाह्य किसी भी प्रकार का बल हो सकता है। तो ये याद रखना आप, संरक्षी या असंरक्षी बल, संरक्षी भी हो सकता है, असंरक्षी भी हो सकता है, तब भी उसके लिए भी कार्य ऊर्जा प्रमेय वैलिड है। या कोमा बाह्य बल भी उसके लिए भी वैलिड है, या आंतरिक बल, बाह्य या आंतरिक किसी भी प्रकार का बल हो सकता है। किसी कण या वस्तु पर कार्यरत सभी बलों, चाहे वो संरक्षी हो, चाहे वो असंरक्षी हो, चाहे वो बाह्य हो या आंतरिक हो, द्वारा किया गया कार्य, उसकी गतिज ऊर्जा, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, परिवर्तन के बराबर होता है। ये कार्य एनर्जी प्रमेय का जो कार्य गतिज काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम है, उसका स्टेटमेंट है। ठीक है। अतः सभी बलों द्वारा किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। क्या होगा दोस्तों, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, अर्थात अपन क्या कहेंगे, W इक्वल्स टू डेल्टा, डेल्टा का मतलब परिवर्तन, किस में भाई, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, इंप्लाइज काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या है परिवर्तन भाई, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mvf² माइनस 1/2 mvi²। ये गतिज ऊर्जा का मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा। ये क्या है, W इक्वल्स टू डेल्टा के का मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, अंतिम गतिज ऊर्जा Vf माइनस इनिशियल गतिज ऊर्जा। ठीक है। अब इसका अपन प्रूफ कर रहे हैं, तो देखिए ध्यान से, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, या किसी वस्तु में गतिमान वस्तु को रोकने के लिए या स्थिर अवस्था में जो वस्तु पड़ी है उसको वही गति प्रदान करने के लिए जो कार्य अपन को उस पर करना पड़ता है, उस कार्य की मात्रा गतिज ऊर्जा की गणना की जाती है उससे। यदि m द्रव्यमान का v कोई वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ये होगी। और किसी वस्तु पर किसी भी प्रकार का चाहे बल हो, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस कार्य ऊर्जा प्रमेय का प्रूफ देखिए अब अपन करते हैं इसका प्रूफ कि ये बात सही है क्या। प्रूफ में भी अपन दो प्रकार से करते हैं दोस्तों, एक तो किसके लिए, नियत बल के लिए, कि बल का मान क्या है, वही नियत है, बल परिवर्तित नहीं है। अपन मान लिए ऐसे कि अपने पास में कोई m मास का पार्टिकल है, इसका मास कितना है, m मास का पार्टिकल है, और इस पे अपन ने कोई फोर्स लगाया F। ठीक है, फोर्स लगा दिया, और इसका इनिशियल वेग क्या है, u है, और कुछ समय बाद में कुछ डिस्टेंस ये फॉलो करके, यानी s विस्थापन तय करके ये कहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ तक ये s विस्थापन इसने तय किया, और इसका वेग ये u, और इसका वेग क्या हो गया, v हो गया, और m ही इसका क्या है, मास है।
ठीक है, ये U है और ये S, ये विस्थापन है और अपन ने फोर्स इस पर लगा दिया। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ से गति का तीसरा समीकरण क्या कहता है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, क्या हो गया 2as। यहाँ से अपन बात करें तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2a बराबर क्या है एफ अपॉन एम एस, क्योंकि एफ न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से एफ इक्वल्स टू क्या होता है एम ए, तो यहाँ से ए त्वरण है वो एफ अपॉन एम, क्योंकि अपन ने एम मास के पार्टिकल पे एफ फोर्स लगाया है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा 2f अपॉन एम इंटू एस। ठीक है भाई, अब यहाँ से अपन s निकालें तो देखिए इसको मिटा देता हूँ, स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसकी इतनी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखिए अब अपन को यहाँ से क्या निकालें, अपन s निकाल लें, तो s इक्वल्स टू क्या हो गया, s बराबर हो गया भाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, इंटू एम और बटे 2f, बटे क्या हो गया 2f, और यहाँ से इसको अपन कर दिया 1/2m वी स्क्वायर माइनस 1/2m यू स्क्वायर और बटे क्या हो गया f। ठीक है भाई, और ये क्या है गतिज ऊर्जा, फाइनल गतिज ऊर्जा, क्योंकि इसका अंतिम वेग क्या है v, तो ये फाइनल गतिज ऊर्जा, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी 1/2m वी स्क्वायर और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2m यू स्क्वायर, तो ये क्या हो गया भाई के एफ माइनस के आई बटे एफ, यानी डेल्टा के डॉट ई काइनेटिक एनर्जी बटे क्या हो गया एफ, और ये किसके बराबर आ गया एस के बराबर आ गया। अब अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एफ डॉट एस डॉट नहीं एफ एस इक्वल्स टू क्या हो गया डेल्टा के डॉट ई। ठीक है भाई, और एफ एस यानी बल गुणा विस्थापन, क्या है दोस्तों बल गुणा विस्थापन, इंप्लाइज दैट ये क्या हो गया वर्क, डब्ल्यू डेल्टा के डॉट ई, के डॉट ई का मतलब है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यही था कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसमें कई बार ई भी नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट डब्ल्यू बराबर डेल्टा के ऐसा भी लिख देते हैं, तो अपन को ध्यान में रखना है। ये किसके लिए है, नियत बल के लिए। ऐसे ही अपन किसके लिए करेंगे भाई, परिवर्ती बल के लिए करेंगे, तो परिवर्तीय या परिवर्तनीय बल के लिए, कि बल का मान क्या हो रहा है परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ से अपन जानते हैं W इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, और F इक्वल्स टू क्या भाई m इंटू ए, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से, इंटू डी एक्स। ए है, ए त्वरण है, तो ए को अपन ने क्या लिखा, ए इक्वल्स टू अपन जानते हैं dv अपॉन dt, यहाँ से अपन वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt, वेरिएबल सेपरेशन चेंज, तो ये क्या होगा dx अपॉन dt v, तो ये क्या हो गया dv अपॉन dx। ठीक है भाई, यहाँ से ये मान अपन पुट कर दें किसकी जगह, ए की जगह कर दें, तो देखिए परिवर्तनीय बल के लिए कि बल का मान क्या हो रहा है परिवर्तित हो रहा है। हाँ, क्योंकि परिवर्तन जब बल का हो रहा है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अपन क्या करेंगे उसको अल्पांश में विभक्त करेंगे, छोटे छोटे अल्पांश लेंगे, फिर डी डब्ल्यू निकालेंगे, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर होगा एफ डी एक्स, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों एफ इंटू डी एक्स हो जाएगा। यही अपन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन अपना चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे तो W इक्वल्स टू क्या हो गया इंटीग्रेशन M, ठीक है भाई, और V डी वी अपॉन डी एक्स, ये एक ही जगह और इंटू डी एक्स से डी एक्स कट गया और ये क्या हो गया एम वी डी वी, और अपन ने लिमिट लगा दी प्रारंभिक वेग अंतिम वेग u से v। ठीक है, अब अपन जानते हैं m समाकलन वी स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या हो गया u और ये v, अपर लिमिट यानी अपन को पता ही है, तो v की जगह एक बार वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट u स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर, दिस इज के एफ माइनस के आई दैट इज डेल्टा के, और दिस इज डब्ल्यू। तो इसका मतलब चाहे बल नियत हो चाहे बल परिवर्तनीय हो, दोनों के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये कार्य ऊर्जा प्रमेय है, इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी न्यूमेरिकल अपन करेंगे। यहां से देखिए, अब देखते कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट लगा के मैं लिखवा दे रहा हूं आप लोगों को।
क्या है वही बात है सबसे पहले, हाँ इंपॉर्टेंट बात नोट, कि यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा घटती है इसका मतलब कि वस्तु पर किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो यहां पहला इंपॉर्टेंट, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा घटती है तब किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। ठीक है, तथा इसका विलोम भी सत्य है। विलोम का मतलब है वैसा वर्षा, कि किया गया कार्य यदि ऋणात्मक होगा तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कम होगा, मतलब घटेगी गतिज ऊर्जा। ठीक है, हाँ जब भी अपन गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो अपन पूरे में यहां पर ये मान के कंसीडर करते हैं, हाँ बल द्वारा किया गया कार्य, पूरी प्रोसेस में अपन ये मानकर चलते हैं, हम ये है मानते हैं कि कोई भी परिचर्चा में मानते हैं कि बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा को परिवर्तित करने में ही होता है। और यहां पर अपन को यह भी ध्यान रखना है कि कार्य वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो सकता है, तथा कार्य वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में तथा किया गया कार्य तथा वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो सकता है, ये अपन मान के चलेंगे। यहां ये मानते हैं कि बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा को परिवर्तित करने में ही होता है। केवल बल यदि कोई काम करता है तो वो वस्तु की गतिज ऊर्जा को परिवर्तित करता है। और यहां हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसे अपन बात करें कि m, एक तो द्रव्यमान m तथा v स्क्वायर आता है, तो चाहे तो v स्क्वायर रख दो या v डॉट v रख दो, यानी ये भी m हमेशा धनात्मक होता है, तथा v स्क्वायर माइनस v है तो स्क्वायर करेंगे तो धनात्मक, या माइनस v डॉट माइनस v करेंगे तो भी हमेशा क्या होता है, हमेशा धनात्मक होते हैं। अतः उसी के आगे है होते हैं, अतः गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अपन पढ़ते हैं कि गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक तो द्रव्यमान और एक v स्क्वायर या v डॉट v, किसी को भी माइनस करोगे ये हमेशा क्या देंगे, पॉजिटिव वैल्यू देंगे। इसलिए गतिज ऊर्जा का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है, गतिज ऊर्जा निर्देश तंत्र पर निर्भर करती है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज
वेलोसिटी निर्देश तंत्र पे निर्भर करती है तो गतिज ऊर्जा भी चेंज। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बात क्या है कि जब आरोपित बल की दिशा, जब आरोपित बल की दिशा या परिमाण या दोनों ही परिवर्तित, या तो एक परिवर्तित हो या बल की दिशा परिवर्तित हो जाए, परिमाण परिवर्तित हो जाए, या दोनों ही परिवर्तित हों, तब भी गतिज ऊर्जा का सूत्र के बराबर 1/2 mv² से ही दिया जाता है या दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, गतिज ऊर्जा के बारे में ये अपन को याद रखनी है। अब देखिए दोस्तों, कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, पर आए हुए न्यूमेरिकल है एग्जाम में। पहला ही न्यूमेरिकल देखिए क्या है क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला, एक 0.8 kg द्रव्यमान की वस्तु, एक 0.8 kg द्रव्यमान की वस्तु, 0.8 kg द्रव्यमान की वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग 3i कैप माइनस 4j कैप मीटर प्रति सेकंड तथा अंतिम वेग है -6j कैप प्लस 2k कैप मीटर प्रति सेकंड। ये तो प्रारंभिक वेग हो गया, ये अंतिम वेग हो गया। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन अपन जानते हैं। देखिए सॉल्यूशन, कार्य ऊर्जा अभी पढ़ा है अपन ने, तो कार्य ऊर्जा नहीं लगाएंगे, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है भाई, डेल्टा के ई बराबर 1/2 mv², एक तो अंतिम, माइनस 1/2 mu²। ठीक है, u²। अब इसमें अपन को दे रखा है जिसका प्रारंभिक वेग तो ये, यानी u इक्वल्स टू अपन को सदिश रूप में दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप। तो अपन को तो यहाँ u परिमाण रूप में चाहिए, तो परिमाण रूप में अपन निकाल लें। तो u इक्वल्स टू परिमाण रूप में क्या होगा भाई, 9 + 4 = 16, कितना हो गया भाई, √25 यानी 5। इंप्लाइज दैट u² इक्वल्स टू कितना हो गया भाई, 25 हो गया। u² इक्वल्स टू कितना हो गया, √25 हो गया। सीधा सीधा है, u इतना आ गया, 25 का 5 और u² का अपन ने कर दिया, हो गया। दूसरा v कितना दे रखा है, v अंतिम वेग, v बराबर है -6j प्लस 2k का, तो वही 36 प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, बराबर कितना हो गया, √40 यानी v² इंप्लाइज दैट v² इक्वल्स टू कितना हो गया, 40। रूट हट गया तो v² इक्वल्स टू कितना हो गया, 40 हो गया। अब अपन को यहाँ निकालना है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, इसमें मान रख देंगे। तो देखिए क्या गया भाई, डेल्टा के या डेल्टा के इक्वल्स टू 1/2 गुणा 0.8 m तो ले ले, कॉमन ले ले, और v² माइनस u²। ठीक है, तो 0.4 इंटू v² कितना है दोस्तों, 40, और माइनस u² कितना है, 25। कितना बटा भाई, 0.4 गुणा कितना, 15, और 15 चौके 60, 6.0 यानी 6 जूल। आंसर कितना आ गया, 6 जूल इसका आंसर आ गया। बहुत
अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आपको बस क्या करना है, रूल को फॉलो करना है, क्वेश्चन अपन को लगाना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। क्या है क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा 300%, गतिज ऊर्जा 300% बढ़ाने पर, गतिज ऊर्जा 300% से बढ़ाने से बढ़ाने पर संवेग में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि भाई गतिज ऊर्जा में आप बढ़ोतरी कितनी कर रहे हो, 300% से बढ़ोतरी कर रहे हो, 300% नहीं, 300% से बढ़ोतरी कर रहे हो। देखो 300% बढ़ोतरी करना या से बहुत अंतर है। ठीक है, अब अपन जानते हैं, देखो सॉल्यूशन बहुत ध्यान से समझोगे कि गतिज ऊर्जा ने अपन ने मान लिया कि E इक्वल्स टू क्या है, 1/2 mv², ये गतिज ऊर्जा होती है। और संवेग अपन जानते हैं, संवेग P बराबर क्या होता है, m/v, ये गतिज ऊर्जा है, ये संवेग। ठीक है, अब देखो इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी भाई, 300% की वृद्धि कर दी, यानी गतिज ऊर्जा में, यानी ई में क्या कर दिया, 300% वृद्धि करने पर, कितने की वृद्धि कर दी भाई, 300% की वृद्धि कर दी, 300%। ठीक है, तो अब नई ई को अपन ने मान लिया ई डैश, नई गतिज ऊर्जा को ई डैश मान लिया, तो ई तो पहले ही, और 300% की वृद्धि कर दी, यानी 300E/100, प्रतिशत है नीचे 100, तो 100 से ये 00, तो ये कितनी होगी, E + 3E, तो क्या होगी, 4E होगी। नई एनर्जी कितनी होगी दोस्तों, ई डैश इक्वल्स टू क्या होगी, 4E होगी। ठीक है, तो ई डैश इक्वल्स टू 4 × 1/2 mv²। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, 2 mv² हो गई, गतिज ऊर्जा क्या होगी, 2 mv² हो गई। ठीक है, हाँ, यदि वस्तु का वेग v डैश हो, तो भाई ये गतिज ऊर्जा होगी, तो वस्तु का वेग अपन ने मान लिया, तो ये क्या हो गया, 1/2 mv डैश² इक्वल्स टू 2 mv², और यहां से v डैश बराबर कितना आ गया, 2v आ गया, m से m कट गया, 2 से ये हो गया, तो v डैश बराबर क्या हो गया, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो कितना आ गया, 2v आ गया। तो p डैश, ये तो p बराबर mv था, और p डैश इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, m × 2 mv डैश बराबर 2 mv। अतः संवेग में प्रतिशत परिवर्तन अतः संवेग में प्रतिशत परिवर्तन, अतः संवेग में प्रतिशत परिवर्तन बराबर नया संवेग माइनस पुराना संवेग बटे पुराना संवेग, पुराने के रेस्पेक्ट में ही तो हुआ है, इंटू 100, प्रतिशत में पूछा अगले ने, तो क्या हो गया भाई, नया कितना है 2 mv माइनस पुराना mv बटे पुराना कितना mv इंटू 100। ठीक है, बराबर ऊपर mv नीचे mv इंटू 100, प्रतिशत, ये प्रतिशत और ये प्रतिशत, तो कितना हो गया, 100%, आंसर आ गया। यानी संवेग को अपन 100% क्या कर देंगे, इसको बढ़ा देंगे, ये अपन को करना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करना है। गतिज ऊर्जा में 300% की वृद्धि, 300 की जगह 200 आ सकता है, 400 आ सकता है, 600 आ सकता है, कितना भी आ सकता है। ऐसे ही संवेग में आ सकता है, किस में आ सकता है, संवेग में आ सकता है। तो एक संवेग में जैसे आए तो आप फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, E = p²/2m वाला यूज करोगे। ठीक है, गतिज ऊर्जा वहां से ऐसे निकालोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे तो अपन बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है भाई, m द्रव्यमान का एक कण, m द्रव्यमान का एक कण, m द्रव्यमान का एक कण वेग v इक्वल्स टू a रूट एक्स, v इक्वल्स टू क्या हो गया a रूट एक्स से गति करता है, से गति करता है, जहां a नियतांक, जहां a नियतांक है, जहां a क्या है नियतांक है, विस्थापन x बराबर 0 से x बराबर d तक, x बराबर d के दौरान सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य, सभी बलों द्वारा किया गया कुल कार्य ज्ञात करो, किया गया कुल कार्य ज्ञात करो। ठीक है, तो भाई सभी बलों द्वारा तो अपन जानते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय से, क्या जानते हैं भाई, कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या कहती है कि W इक्वल्स टू डेल्टा के ई काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², कि किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है भाई, अब दो इसमें वेग, तो ये v2² या vf² माइनस vi², v है तो ठीक है। अब देखो क्या हो गया भाई, v1 अपन निकाल लें, इसको मान लो v2, इसको अपन मान लेते हैं v1। v अपन को क्या दे रखा है, ये दे रखा है v इक्वल्स टू दे रखा है a रूट एक्स, तो v1 की अपन बात करें तो v1 क्या है x बराबर 0, तो a रूट 0, तो a इंटू 0 बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड। ऐसे ही v2 a रूट x की वैल्यू कितनी है d, तो ये हो गया a रूट d मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है भाई, अब इसमें कर दो, तो W इक्वल्स टू 1/2 mv2² माइनस 1/2 mv1², मान रखो 1/2 इंटू m। ठीक है भाई, v2² यानी इसका स्क्वायर, तो a² d हो गया इंटू a²d, और माइनस ये क्या हो गया भाई 0, क्योंकि v बराबर 0 है तो समथिंग, तो ये हो गया 1/2 ma²d, कितना हो गया, ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, इसी हिसाब से अपन को क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब अपन दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, संरक्षी, असंरक्षी तथा केंद्रीय बल। ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है संरक्षी बल। हाँ देखिए, नेक्स्ट अपना टॉपिक है संरक्षी बल, कोमा असंरक्षी बल तथा केंद्रीय बल, ये अपना टॉपिक है, संरक्षी बल, असंरक्षी बल तथा केंद्रीय बल। देखो क्या है संरक्षी बल का मतलब, क्या है कि जैसे A यहाँ से कोई पॉइंट है और B कोई दूसरा पॉइंट है, यहाँ तक अपन गए, ऐसे गए, ये पहला रास्ता, ये सेकंड गए, ये दूसरा रास्ता, ये थर्ड रास्ता। ठीक है भाई, यहाँ पहले रास्ते में किया गया कार्य W फर्स्ट है, ये W सेकंड है, ये W थर्ड है, तो अपन यदि ये कहते हैं W फर्स्ट इक्वल्स टू W सेकंड इक्वल्स टू W थर्ड, तो ये बल, जिस बल के थ्रू वस्तु यहाँ A बिंदु से दूसरे बिंदु तक गई है, वह बल क्या कहलाएगा, संरक्षी बल कहलाएगा। अर्थात अपन ये कह सकते हैं किसी वस्तु पर किया गया कार्य यदि पथ पर निर्भर ना करे, कि वस्तु ने कौन सा पथ फॉलो किया है उस पर निर्भर ना करे, तो बल जो होगा वो कैसा होगा, संरक्षी बल होगा, पहली डेफिनेशन। दूसरी बात क्या है कि वस्तु पर किया गया कार्य यदि किसी वस्तु को, जैसे A से B गया, कोई पार्टिकल A से B और B से वापस यदि A पे आ गया, यानी W फर्स्ट है, ये W सेकंड है,
तो इस क्लोज पाथ के लिए W फर्स्ट प्लस W सेकेंड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। किसी बंद पथ पर यदि किसी पार्टिकल को अपन धकेल दें तो यदि किया गया कार्य कुल कार्य शून्य हो तो बल कैसा होगा, संरक्षी होगा। और किया गया कुल कार्य शून्य हो तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से यदि W इक्वल्स टू देखो यहाँ से 0 हो तो 1/2 mvf² माइनस 1/2 mvi² बराबर 0, यानी इसका मतलब क्या हो गया, kF इक्वल्स टू ki। इसका मतलब वह बल जिसके लिए गतिज ऊर्जा प्रारंभिक और गतिज ऊर्जा अंतिम दोनों क्या हो, बराबर हो, तो वह बल कौन सा बल कहलाएगा, संरक्षी बल कहलाएगा। और दोस्तों ये तीनों, एक ये डेफिनेशन, एक ये डेफिनेशन और ये एक डेफिनेशन जिसमें फॉलो नहीं हो कि ये नॉट इक्वल्स टू 0, ये नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू और ये नॉट इक्वल्स टू, तो वो बल कौन सा कहलाएगा, असंरक्षी बल। ठीक है। और केंद्रीय बल कौन सा, ये दोनों बल केंद्रीय बल हो सकते हैं यदि कोई बल केवल एक निश्चित पॉइंट से दूरी पर निर्भर करे, एक निश्चित बिंदु की तरफ लगे तथा किस पर निर्भर करे, दूरी पर निर्भर करे, तो उस बल को अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रल फोर्स बोलेंगे, या क्या बोलेंगे दोस्तों, केंद्रीय बल बोलेंगे। तो देखिए इनकी डेफिनेशन ये मैंने आपको समझा दी, अब मैं लिख देता हूं। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं संरक्षी बल की। किसकी बात करेंगे, संरक्षी बल की बात करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। संरक्षी बल क्या है भाई परिभाषा, पहली परिभाषा क्या है, यदि किसी वस्तु पर यदि किसी वस्तु पर किया गया कार्य यदि किसी वस्तु पर बल के द्वारा, किसी वस्तु पर बल के द्वारा किया गया कार्य पथ पर या पथ से स्वतंत्र हो, अर्थात पथ पर निर्भर ना करे, स्वतंत्र हो तथा केवल प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता हो तो ये बल क्या होगा, संरक्षी होगा। तो बल कैसा होगा, संरक्षी होगा, या ये बल संरक्षी बल कहलाता है, ये बल संरक्षी बल कहलाता है। ठीक है। ये एग्जाम्पल इसमें फिट हो सकता है कि ए से बी तक गया तो WAB बराबर WAB, चाहे पहले रास्ते से जाओ चाहे सेकंड रास्ते से जाओ, इन सब का मान क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब क्या है कि भाई, ठीक है। दूसरी बात क्या है, हाँ, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के मध्य पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। यह बल प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के मध्य पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, कि पथ कैसा है उस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है, बंद पथ के अनुदिश किया गया कार्य शून्य होता है। बंद पथ के अनुदिश किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है। एग्जाम्पल अभी देंगे। बंद पथ का मतलब क्या है, ए से बी तक चला गया, ए से बी तक गया और बी से वापस ए तक आया, तो WAB, ए से बी ए वापस ए पे आया तो किया गया कार्य क्या होगा,
शून्य होगा। तो बल कैसा होगा भाई? संरक्षी बल होगा। ठीक है। और तीसरी जो परिभाषा है, ये पहली परिभाषा, ये दूसरी परिभाषा, और तीसरी परिभाषा क्या है कि के एफ बराबर के आई, अर्थात अंतिम गतिज ऊर्जा का मान प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया भाई? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, स्थिर विद्युत बल यानी कूलाम का नियम। ठीक है। और कौन सा होगा? स्प्रिंग के कारण प्रत्यानयन बल। ठीक है। स्थिर विद्युत बल हो गया, प्रत्यास्थ बल हो गया। इत्यादि, ये सारे के सारे क्या हैं? संरक्षी बल। ठीक है। और ये जो सारे जो बल हैं वो सारे के सारे, एक खास बात है, केंद्रीय बल। क्या है भाई? केंद्रीय बल। क्या है? केंद्रीय बल। ठीक है। संरक्षी बल की यह परिभाषा होगी कि पथ पर निर्भर नहीं करता, प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, अंतिम स्थितियों के मध्य पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, बंद पथ के अनुदिश किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। तीसरा क्या है भाई? किया गया कार्य जब शून्य होता है तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से भाई डेल्टा डब्लू इक्वल्स टू क्या है? डब्लू इक्वल्स टू क्या है? डब्लू इक्वल्स टू क्या है? डेल्टा के, यानी के एफ माइनस के आई, और ये बराबर 0। तो ये क्या आ गया यहाँ से? के एफ बराबर क्या, अर्थात अंतिम गतिज ऊर्जा का मान प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है भाई। और इसमें अपन ये कह सकते हैं कि किए गए कार्य की पुनः प्राप्ति संभव है। नेक्स्ट क्या कह सकते हैं कि संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य है तो उसकी पुनः प्राप्ति संभव है। तो किए गए कार्य की क्या पुनः प्राप्ति संभव है, पुनः अपन प्राप्त कर सकते हैं, पुनः अपन क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी क्या है? यदि, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यदि किसी निकाय पर संरक्षी बल कार्यरत है और निकाय की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, ऊर्जा परिवर्तित हो सकती है, किंतु इनका योग हमेशा क्या रहेगा? अपरिवर्तित, यानी संरक्षित रहेगा। अर्थात निकाय की संरक्षी बल के अंतर्गत, संरक्षी बल के अंतर्गत निकाय की यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो सकती है। ध्यान देना, संरक्षी बल के अंतर्गत गतिज ऊर्जा परिवर्तित हो सकती है, स्थितिज ऊर्जा परिवर्तित हो सकती है, लेकिन इनका योग यानी यांत्रिक ऊर्जा क्या नहीं रह सकता? यांत्रिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। अपरिवर्तित क्या रहेगी? अपरिवर्तित। यांत्रिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। संरक्षी बल के अंतर्गत निकाय की यांत्रिक ऊर्जा क्या रहती है? अपरिवर्तित रहती है। तो ऐसे को अपन क्या कहेंगे? संरक्षी बल कहेंगे। तो ये खास संरक्षी बल के बारे में इतनी बातें हैं। उदाहरण आपको याद रखना है, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर विद्युत, स्प्रिंग के कारण प्रत्यानयन बल, ठीक है, और प्रत्यास्थ बल। ये परीक्षा में आता है कि कौन सा संरक्षी बल नहीं है। ठीक है। हाँ, अब ये बल जो है, ये अपन ने एक बात लिखी है कि ये केंद्रीय बल है। ठीक है। तो केंद्रीय बल की परिभाषा क्या होगी? हाँ, केंद्रीय बल की देखो एक सिंपल सी डेफिनेशन, केंद्रीय बल, सेंट्रल फोर्स। क्या भाई? सेंट्रल फोर्स। अपने मैकेनिक्स में भी काम में आएगा, अपन ने क्लासिकल मैकेनिक्स में भी इसको डिस्कस किया है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है कि किसी कण पर कार्य करते हुए, किसी कण पर कार्य करते हुए, किसी कण पर कार्य करते हुए बल को
जिसकी क्रिया रेखा एक निश्चित बिंदु से गुजरे, जिसकी क्रिया रेखा सदैव एक नियत बिंदु, जिसकी क्रिया रेखा सदैव एक नियत बिंदु से होकर गुजरती है, नियत बिंदु से होकर गुजरती है तथा जिसका परिमाण उस बिंदु से दूरी, जिसका परिमाण उस बिंदु से दूरी पर निर्भर करता है, उसे अपन क्या कहेंगे? केंद्रीय बल कहलाता है। केंद्रीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? केंद्रीय बल कहलाता है। यानी किसी कण पर कार्य करते हुए बल को, जिसकी क्रिया रेखा एक नियत बिंदु, ठीक है, और वो जो नियत बिंदु है, जिसकी क्रिया रेखा एक नियत बिंदु, और नियत बिंदु क्या कहलाता है? बल का केंद्र कहलाता है। जो नियत बिंदु अपन ले रहे हैं उसे अपन क्या कहेंगे? बल का केंद्र। सदैव एक नियत बिंदु से होकर गुजरती है तथा जिसका परिमाण उस बिंदु से केवल और केवल दूरी पर निर्भर करता है, केंद्रीय बल कहलाता है। अर्थात अपन इसको क्या कह सकते हैं? F इक्वल्स टू एफ आर और आर कैफ। केंद्रीय बल को अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। व्युत्क्रम वर्ग के जितने भी बल व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करते हैं वो सारे के सारे क्या हैं? केंद्रीय बल हैं। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करने वाले बल, व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करने वाले सभी बल केंद्रीय बल है। सभी बल केंद्रीय बल है। और व्युत्क्रम वर्ग का मतलब क्या हो गया? कि F का मान क्या हो? F का मान K/r², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो, उसे अपन क्या कहेंगे? व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करने वाले बल। यानी F इक्वल्स टू K/r² एक केंद्रीय बल है, ठीक है भाई। अब गुरुत्वाकर्षण को अपन देखें तो गुरुत्वाकर्षण क्या है भाई? F इक्वल्स टू Gm1m2/r², यानी किस पर निर्भर कर रहा है? 1 दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी ये व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कर रहा है। क्यों? क्योंकि यह एक केंद्रीय बल है, ये केंद्रीय बल है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण भी केंद्रीय बल हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है? कूलाम का नियम, F इक्वल्स टू K Q1 Q2/r²। तो यहाँ भी देखिए F क्या है? वही दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी ये भी क्या है? केंद्रीय बल है, ठीक है। तो एक कार्य, जब किसी कण पर कोई बल कार्य करता है तो उसकी क्रिया रेखा एक नियत बिंदु से गुजरे, ठीक है, और दूरी पर निर्भर, केवल और केवल दूरी पर निर्भर करे, तो उसे अपन क्या कहेंगे? सेंट्रल फोर्स कहेंगे, केंद्रीय बल करेंगे। और जितने भी बल हैं जो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का मतलब बल का मान दूरी के वर्ग के क्या हो? व्युत्क्रमानुपाती हो, वो सारे के सारे बल क्या है दोस्तों? केंद्रीय बल है, ठीक है। कौन से बल है? केंद्रीय बल है। इनको हाँ, सारे के सारे क्या है? केंद्रीय बल है। सभी केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं, ठीक है। इसमें इसी में लिख रहा हूं मैं, सभी बल केंद्रीय बल में है, सभी केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं। सभी केंद्रीय बल क्या होते हैं? संरक्षी बल होते हैं, याद रखेंगे। सभी केंद्रीय बल, नेक्स्ट पॉइंट, केंद्रीय बल में क्या है? सभी केंद्रीय बल संरक्षी होते हैं। सत्य सत्य में लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी केंद्रीय बल संरक्षी बल होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट बात क्या है? कि केंद्रीय बल स्थिति के फलन होते हैं। केंद्रीय बल किसके भाई? स्थिति के फलन होते हैं। दूरी पर निर्भर करेंगे तो स्थिति के फलन होते हैं। केंद्रीय बल स्थिति के फलन होते हैं। ये केंद्रीय बल किसके फलन होते हैं भाई? स्थिति के फलन होते हैं, अपन को ध्यान में रखना है। अब दोस्तों संरक्षी बल हो गया, असंरक्षी बल हो गया, सॉरी संरक्षी बल हो गया, केंद्रीय बल हो गया। अब अपन बात करते हैं किसकी?
असंरक्षी बल की। किसकी बात करते हैं भाई? असंरक्षी बल की, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये था कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब देखिए अपनी जो डेफिनेशन है सेम टू सेम, यदि किसी वस्तु बल के द्वारा किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र हो, और यहां पथ से स्वतंत्र नहीं होगा, पथ पर निर्भर करता है, पथ से स्वतंत्र नहीं हो, पथ से स्वतंत्र नहीं हो अर्थात पथ पर निर्भर करे, अर्थात पथ पर निर्भर करे तथा केवल प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर निर्भर करता हो, केवल प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के अलावा पथ पर भी निर्भर करता हो, तो वह बल कौन सा कहलाएगा? असंरक्षी बल कहलाएगा। कौन सा बल कहलाएगा? असंरक्षी बल कहलाएगा। तो ये डेफिनेशन क्या होगी? यदि किसी वस्तु पर बल के द्वारा किया गया कार्य पथ से स्वतंत्र नहीं अर्थात पथ पर निर्भर करे तथा केवल प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के अलावा पथ पर निर्भर करता हो, तो यह बल असंरक्षी बल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? असंरक्षी बल कहलाता है। दूसरी क्या है? असंरक्षी बल क्षेत्र में बंद पथ में किया गया कार्य, बंद पथ के अनुदिश किया गया कार्य अशून्य होता है। क्या होता है भाई? अशून्य होता है, नॉट इक्वल्स टू जीरो। यह बल प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के मध्य पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है, कि पथ कौन से आए हैं उस प्रकृति पर निर्भर करता है। यह भी असंरक्षी बल हो गया, यह भी असंरक्षी बल हो गया। दूसरी बात क्या है कि केएफ नॉट इक्वल्स टू जीरो, कि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की जो गतिज ऊर्जाएं होती हैं वो बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, ठीक। केएफ नॉट अर्थात अंतिम गतिज ऊर्जा का मान प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के बराबर नहीं होता है। और इसके एग्जाम्पल आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है ना? हाँ, तो एग्जाम्पल इसके आते हैं एग्जाम में, और वो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल असंरक्षी बल के श्यान बल। क्या है दोस्तों? श्यान बल। बहुत बार पूछा जाता है कि श्यान बल क्या है? असंरक्षी बल है। ठीक है। दूसरा घर्षण बल, मोटा मोटा लिख रहा हूं, घर्षण बल भी क्या है? असंरक्षी बल है। ठीक है। हवा का प्रतिरोध, ये भी एक प्रकार का घर्षण ही है। हवा का प्रतिरोध बल भी क्या है? असंरक्षी बल है। क्या है दोस्तों? असंरक्षी बल। ठीक है। किए गए कार्य की पुनः प्राप्ति संभव नहीं है, किए गए कार्य की पुनः प्राप्ति संभव नहीं है। जस्ट उसका उल्टा, संरक्षी बल के निकाय की यांत्रिक ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, यानी संरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य सामान्यतः ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होकर, ऊष्मा ऊर्जा में, ये लिख देता हूं मैं, क्या होगा भाई? असंरक्षी बल के द्वारा, असंरक्षी बल के द्वारा किया गया कार्य, बल के द्वारा किया गया कार्य सामान्यतया ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होकर, ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होकर यांत्रिक ऊर्जा में कमी करता है। यानी असंरक्षी बल है वो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में कमी करता है। किए गए कार्य की पुनः संभव नहीं है। और नेक्स्ट बात क्या है कि वेग पर निर्भर बल, और क्या है? असंरक्षी बल का क्या? वेग पर निर्भर बल। एग्जाम्पल और देता था, वेग पर निर्भर बल भी क्या है? असंरक्षी बल है, याद रखना। ठीक है ना? वेग पर निर्भर बल भी क्या है? असंरक्षी बल है। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से संरक्षी बल, असंरक्षी बल और अपने पास में क्या हो गए? केंद्रीय बल, तीनों की डेफिनेशन हो गई। कार्य ऊर्जा प्रमेय, ऊर्जा किसे कहते हैं, ऊर्जा का मात्रक क्या है, और 3 अपन ने क्या कर लिए दोस्तों? न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से मतलब इस चैप्टर को पढ़ोगे, और संरक्षी बल और असंरक्षी बल में जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो इनके प्रकार से ही है कि आपको याद रखना है श्यान बल, घर्षण बल, हवा का प्रतिरोध बल। श्यान बल क्या है कि जैसे अपन किसी लिक्विड को इस दीवार के साथ, इस पे अपने ब्लैक बोर्ड पे रख देते, छिड़क देते हैं,
तो पानी वो धीरे 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 ब्लैक बोर्ड के सहारे आएगा। इसका मतलब ब्लैक बोर्ड के द्वारा पानी पर लगाया गया घर्षण बल, या आप ये कह सकते हो कि लिक्विड में लगाया गया घर्षण बल, फ्लूइड में लगाया गया घर्षण बल क्या कहलाता है? श्यान बल कहलाता है। और ये बहुत बार पूछा गया है, श्यान बल है, ठीक है। तो श्यान बल दोस्तों असंरक्षी भी है, ठीक है, और अकेंद्रीय भी है, अकेंद्रीय बल भी है। श्यान बल है वो संरक्षी भी है, असंरक्षी भी है और केंद्रीय बल भी है, नहीं सॉरी, असंरक्षी भी है और अकेंद्रीय बल भी है। इसका आपको ध्यान पर निर्भर रखना है। और वेग पर निर्भर जो जितने भी बल होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेग पर निर्भर बल, वेग पर निर्भर बल कौन सा होता है? असंरक्षी बल होता है। क्या होता है भाई? असंरक्षी बल होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छे से पढ़ो और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर कर दीजिए। कुछ कांस्टेंट हो गई हैं चीज़ें, तो थोड़ा सा हिम्मत रखिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। 11वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके साथ में शेयर कर दीजिए, 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनके साथ में शेयर कर दीजिए, यूजी जो कॉलेज के अपने बड़े भाई हैं उनके साथ में शेयर कर दीजिए, पीजी के जो बच्चे हैं उनके साथ में शेयर कर दीजिए, सेकंड ग्रेड की कोई तैयारी कर रहा है उनको बता दीजिए, फर्स्ट ग्रेड की कोई तैयारी कर रहा है फिजिक्स की उनको बता दीजिए। तो शेयर करते चलिए, थोड़ी सी हेल्प कीजिए सब्सक्राइब करवाने में, लाइक करवाने में, और मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक्स। ओके।